ये हमारा लेक्चर सीपीयू शेड्यूलिंग का है। इसमें हम ये जानेंगे कि कैसे प्रोसेस को शेड्यूल करके प्रोसेसर को असाइन किया जाता है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग एक टाइप की मेथड है या प्रोसीजर है जिसके द्वारा एक प्रोसेस को अलाउ किया जाता है कि वो सीपीयू का यूज़ कर सके। और अगर हमारे पास कई सारे प्रोसेस हैं तो सीपीयू शेड्यूलिंग एक प्रोसेस हो जाएगा जो एक प्रोसेस को अलाउ करेगा कि वो सीपीयू का यूज़ कर सकता है एग्जीक्यूशन करने के लिए अपने टास्क के, और उस दौरान अदर प्रोसेस जो हैं वो वेटिंग स्टेट में रहेंगे ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी रिसोर्सेस और नॉट फ्री फॉर सीपीयू। सीपीयू फ्री ना होने के कारण और किसी और जो रिसोर्स है वो भी अवेलेबल नहीं है, इस वजह से बाकी जो प्रोसेसर रहेंगे वो वेटिंग स्टेट में रहेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हम सीपीयू का फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी कि सीपीयू शेड्यूलिंग इज ए प्रोसेस विच अलाउ वन प्रोसेस टू यूज द सीपीयू while the execution of another process is on hold or waiting state due to unavailability of any resource like input output ET, thereby making full use of CPU। तो CPU का जो मेन एम होता है वो सिस्टम को एफिशिएंट और थ्रूपुट ज़्यादा लेने के लिए होता है कि हमारा जो सीपीयू है वो फुल यूटिलाइजेशन दे, 100% यूटिलाइजेशन रहना चाहिए। जब कभी भी सीपीयू आइडियल स्टेट में होगा उस केस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रेडी क्यू से एक प्रोसेस को सेलेक्ट करेगा और उसको सीपीयू असाइन कर देगा और वो टास्क सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। और जो सिलेक्शन होता है प्रोसेस कौन सेलेक्ट करेगा, ये काम होता है शेड्यूलर का। तो शेड्यूलर क्या है कि एक प्रोग्राम है या मेथड है जो प्रोसेस को सेलेक्ट करने का काम करता है। क्योंकि सीपीयू के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं तो उसे हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बोल देते हैं या सीपीयू शेड्यूलर बोल देते हैं। तो शेड्यूलर सेलेक्ट फ्रॉम एमंग द प्रोसेस इन ए मेमोरी that are ready to execute and allocate the CPU one of them। शेड्यूलर क्या करेगा, जो भी रेडी क्यू में प्रोसेस है उसको मेन मेमोरी में लेके आएगा, यानी कि उसको सेलेक्ट करेगा, उसे सीपीयू एलोकेट करेगा और बाकी यही प्रोसीजर उसका बार बार चलता रहेगा जब तक रेडी क्यू से सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट ना हो जाए। उसके बाद आता है नेक्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग में डिस्पैचर। तो डिस्पैचर एक अदर कंपोनेंट है जो सीपीयू शेड्यूलिंग फंक्शन में यूज़ किया जाता है। जो भी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के द्वारा प्रोसेस सेलेक्ट हुआ है, डिस्पैचर उसको कंट्रोल प्रोवाइड कर देता है सीपीयू का। तो द डिस्पैचर इज़ ए मॉड्यूल, एक मॉड्यूल है, या द डिस्पैचर इज ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम दैट गिव द कंट्रोल टू द सीपीयू, जो सीपीयू को कंट्रोल दे देता है टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। जो भी प्रोसेस शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के द्वारा सेलेक्ट हुआ है। तो ये क्या क्या काम करता है डिस्पैचर। डिस्पैचर की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो डिस्पैचर एक प्रोग्राम है जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर द्वारा सेलेक्टेड किए गए प्रोसेस को सीपीयू का कंट्रोल दे देता है। ये इसकी डेफिनेशन है। 3 फंक्शनैलिटी हैं इसमें कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर स्विचिंग टू यूज़र मोड है, और तीसरा जंपिंग टू प्रॉपर लोकेशन
in the user program to restart that program where is left last time, जहाँ पे भी लास्ट टाइम वो रुका हुआ है उस डिस्पैचर हमेशा फास्ट होना चाहिए जिससे कि वो एकदम प्रोसेस को स्विच कर सके, कि अगर एक प्रोसीजर किसी भी इनपुट आउटपुट रिसोर्स का वेट कर रहा है तो उस ड्यूरेशन में दूसरा प्रोसीजर शॉर्ट टर्म के शेड्यूलर द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा और उसको सीपीयू कंट्रोल दिया जाएगा। तब डिस्पैच लेटेंसी क्या हुई, उसकी डेफिनेशन है कि डिस्पैचर के द्वारा एक प्रोसेस को स्टॉप करने में और दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट करने के बीच जो टाइम लगता है उसे डिस्पैच लेटेंसी कहा जाता है, उसको डिस्पैच लेटेंसी बोला जाता है। तो टाइम टेकन बाय द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर प्रोसेस इज नोन एज डिस्पैच लेटेंसी। एंड इसको हम नीचे वाले फिगर से समझ सकते हैं। ये कोई इवेंट है और इवेंट को रिस्पांस देने के लिए जो टाइम लगा वो रिस्पांस टाइम हुआ, पहला जो हमने दिखाया रिस्पांस इंटरवल। कोई इवेंट अगर हुआ उसके करस्पॉन्डिंग हमने जो भी एक्शन परफॉर्म किया रिस्पांस दिया वो रिस्पांस इंटरवल हुआ। इस फुल ड्यूरेशन को हम कह देंगे रिस्पांस टाइम। अब कोई इवेंट चल रहा है उसके बीच में अगर कोई इंटरप्ट आता है, टोकन डाकी होती है तो इंटरप्ट प्रोसेसिंग होती है, यानी कि दूसरे वाले प्रोसेस को स्टॉप करा जाता है। अगर इंटरप्शन हुआ प्रोसेस उससे सीपीयू अवेलेबल हो जाएगा, अवेलेबल होने के बाद दूसरे प्रोसीजर को वो एलोकेट कर दिया जाएगा तो पीसीए लाइनें आ जाती है। एलोकेट होने के बाद में फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, उसे रियल टाइम प्रोसेस एग्जीक्यूशन बोलेंगे। और प्रोसेस मेड अवेलेबल और रियल टाइम प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के बीच में जो एरो के द्वारा हमने डिस्पैच लेटेंसी दिखा रखी वही एक्चुअल में है कि क्या एक प्रोसेस को हमने स्टॉप किया और दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट किया, तो एक प्रोसेस स्टार्ट होने के से लेके दूसरे प्रोसेस के स्टॉप होने तक के बीच के टाइम को डिस्पैच लेटेंसी कहा जाता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग के जो टाइप्स हैं वो उनकी कंडीशन पे स्पेसिफाई करे जाते हैं। वैसे 4 टाइप की शेड्यूलिंग होती है। पहली होती है फर्स्ट FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दूसरी होती है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट SJF। तीसरी होती है राउंड रॉबिंग और चौथी होती प्रायोरिटी बेस्ड। तो ये 4 सर्कमस्टेंसेस हैं जिनके बेसिस पे इनको डिफाइन किया जाता है। क्या होता है कि जब प्रोसेस रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में जाए। सेकंड में जब प्रोसेस रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाए। तीसरा जब प्रोसेस वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाए। ये प्रोसेस लाइफ साइकिल है जो आपको याद होना चाहिए, तभी आप इन 4 कंडीशन को समझ सकते हैं। चौथा है जब प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए। इन 4 कंडीशन के बेसिस पे हमने शेड्यूलिंग को डिफाइन किया गया है। तो जो कंडीशन 1 और 4 है, फर्स्ट में क्या है कि रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में अगर चला गया तब भी हमें नया प्रोसीजर लेना है। और चौथी कंडीशन है जब प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए। अगर प्रोसेस टर्मिनेट हो गया तब भी हमें नया प्रोसेस सेलेक्ट करना है। तो पहला और 4th कंडीशन में देयर इज नो चॉइस इन टर्म्स ऑफ शेड्यूलिंग कि हमें कोई नया काम नहीं करना है, एक नया प्रोसेस सेलेक्ट करना है फॉर एग्जीक्यूशन के लिए। और 2, 3 के केस में हमारे पास चॉइसेस रहेंगी कि क्या है रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में या वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में, कि हमें कौन सा सेलेक्ट करना है कौन सा सेलेक्ट नहीं करना है, कैसे वर्क करना है। इसमें हमारे मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। तो जब भी शेड्यूलिंग पहली और चौथी कंडीशन में ऑकर करती है तब उसको नॉन प्रिम्प्टेड बोला जाता है। और जब कंडीशन 2 और 3 एग्जिस्ट करती है तो उसे प्रिम्प्टेड
बोला जाता है। तो हमारे पास दो टाइप की यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन किया है, एक नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग और दूसरी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, जब एक बार सीपीयू एलोकेट हो जाता है तो प्रोसेस सीपीयू तब तक रखता है जब तक कि वो अपना काम कंप्लीट ना कर ले, यानी कि टर्मिनेट ना हो जाए, या फिर वो वेटिंग स्टेट में ना चला जाए, तब तक वो सीपीयू अपने पास रखेगा। Once the CPU has been allocated to the process keep the CPU until it release the CPU। कब रिलीज करेगा? इधर बाय टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेट हो जाएगा, और बाय स्विचिंग टू द वेटिंग स्टेट। इस टाइप का माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में होता है। और इस टाइप के मेथड को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। इस टाइप की शेड्यूलिंग में हमें टास्क में प्रायोरिटी असाइन होती है कि कौन सा टास्क पहले परफॉर्म होगा, कौन सा बाद में होगा। तो एट ए टाइम कोई टास्क अगर परफॉर्म हो रहा है और कोई हायर प्रायोरिटी का टास्क अगर उस टाइम आ जाता है, तो जो टास्क परफॉर्म हो रहा है वो स्टॉप कर दिया जाएगा, और जो हायर प्रायोरिटी वाला टास्क है उसको रन कराया जाएगा। तो एट द टाइम इट इज़ नेसेसरी टू रन ए सर्टेन टास्क दैट हैज़ ए हायर प्रायोरिटी बिफोर अनदर टास्क ऑल्दो इट इज़ रनिंग। यद्यपि वो रन कर रहा है दूसरा टास्क, लेकिन हायर प्रायोरिटी वाला अगर टास्क आ जाता है तो हमें उसे रन कराना जरूरी है, सबसे पहले उसी को रन कराएंगे। देयरफॉर रनिंग टास्क इज इंटरप्टेड फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए रनिंग टास्क इंटरप्ट हो जाएगा और उसके बाद रिज्यूम किया जाएगा। कब किया जाएगा? जब प्रायोरिटी वाला टास्क अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। तो प्रिमिटिव में क्या होता है कि कंप्लीशन नहीं होता है, वो टास्क अगर आधे ही परफॉर्म हुआ है तब भी हम सीपीयू को दूसरे प्रोसेस को असाइन कर देते हैं। तो ये प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती है। फिर इनके बाद आता है सीपीयू शेड्यूलिंग का क्राइटेरिया। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कौन सी शेड्यूलिंग बेस्ट है? तो उसके लिए ये क्राइटेरिया दे रखे हैं। सबसे पहले सीपीयू यूटिलाइजेशन है। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन का कि हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रहे, कोई भी जो सीपीयू साइकिल है वो वेस्ट ना हो, और सारा काम जो है वो टाइमली मैनर में चलता रहे। तो टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ सीपीयू एंड नॉट टू वेस्ट एनी सीपीयू साइकिल, सीपीयू वुड बी वर्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसकी जो रेंज रहती है वो 40% से 90% के बीच रहती है यूटिलाइजेशन की। उसके बाद आता है थ्रोपुट। तो थ्रोपुट क्या होता है कि पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं, उस चीज़ को हम थ्रोपुट बोलते हैं। कि अगर हमारे पर यूनिट टाइम में 10 प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं तो थ्रोपुट 10 पर मिनट हो जाएगा। अगर मिनट के हिसाब से 10 पर सेकंड हो जाएगा, या 10 पर हावर हो जाएगा, जो भी हम यूनिट ऑफ टाइम को कंसीडर कर रहे हैं उसके बेसिस पे थ्रोपुट होगा। फिर टर्न अराउंड टाइम होता है। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में जितना टाइम लगता है उसे टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट ए पर्टिकुलर प्रोसेस, यानी कि द टाइम इंटरवल कि जब प्रोसेस सबमिट किया गया और जब प्रोसेस कंप्लीट हो गया उसके बीच के इंटरवल टाइम को टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। इंटरवल टाइम, इंटरवल फ्रॉम टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द प्रोसेस टू द टाइम ऑफ completion of the process is referred as a turnaround time. फिर आता है वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम क्या होता है कि टोटल टाइम पीरियड जो वेटिंग में गुजरा उसका,
वो साला वेटिंग टाइम कहलाता है। द सम ऑफ पीरियड स्पेंड वेटिंग इन रेडी क्यू, amount of time is process has been waiting in a ready queue to acquire get control on the CPU। तो जो भी वेटिंग क्यू में स्पेंड किया गया टाइम और रेडी क्यू में वेट किया गया टाइम जब तक कि उसे सीपीयू नहीं मिल गया, वो टोटल टाइम जो होता है वो वेटिंग टाइम होता है। फिर आता है लोड एवरेज, द एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेस रिसाइडिंग इन रेडी क्यू वेटिंग फॉर देयर टर्न टू गेट इनटू अ सीपीयू। वो लोड एवरेज है कि रेडी क्यू में कितने नंबर ऑफ प्रोसेस हैं जो अपने टर्न का इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें सीपीयू मिलेगा, उसका एवरेज जो है वो लोड एवरेज कहलाता है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्स टाइम, द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक फ्रॉम व्हेन द रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड until the first response is produced। रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है कि जब प्रोसेस की रिक्वेस्ट आई और रिक्वेस्ट आने के बाद उसे फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला या सीपीयू कब मिला, उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रिस्पॉन्स टाइम बोला जाता है। तो इट इज़ ए टाइम टिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स एंड नॉट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस एग्जीक्यूशन। फर्स्ट टाइम प्रोसेस सीपीयू कब मिला उस चीज़ को कहा जाता है, ना कि कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस को। तो अगर हम जनरली देखें तो सीपीयू यूटिलाइजेशन थ्रूपुट हमारा मैक्सिमाइज्ड होना चाहिए और बाकी जो है प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड हो। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस शेड्यूलिंग की नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें तो जितने भी पीसीबी होते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक अगर आपने पढ़ लिए हैं तो ओएस क्या करता है कि सारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू के थ्रू मैनेज करता है। तो ओएस मेंटेन ऑल पीसीबी इन प्रोसेस शेड्यूलिंग की। साथ ही साथ ओएस प्रत्येक प्रोसेस के लिए एक सेपरेट क्यू मेंटेन करता है और जो भी पीसीबी में के प्रोसेस हैं जो सेम टाइम पे सेम एग्जीक्यूशन स्टेट में हैं उनको सेम क्यू में रखा जाता है। यानी कि अगर वो रेडी स्टेट में 10 पीसीबी के प्रोसेस तो 10 के 10 को हम रेडी स्टेट में, वो चाहते हैं कि उन्हें सीपीयू मिले, तो अभी मिला नहीं है तो हम उसे रेडी क्यू में डाल देंगे। अगर उनमें से कुछ वेटिंग स्टेट में है कि कुछ सीपीयू मिल गया है लेकिन उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा रिसोर्स की उन्हें ज़रूरत हो रही है तो उन्हें वेटिंग क्यू में डाल देंगे। तो इस ढंग से क्यू होती है हमारी बहुत सारी। तो सेम टाइप के जो प्रोसेस होंगे उनको हम सेम क्यू में रख देंगे। व्हेन द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज चेंज, जब भी प्रोसेस की स्टेट चेंज होगी तो जो पीसीबी हैं वो अनलिंक्ड कर दिए जाएंगे करंट क्यू से और न्यू स्टेट में वो मूव कर जाएंगे। तो अगर हम देखें तो ये जो शेड्यूलिंग क्यूज़ हैं वो उसमें पहली आती है जॉब क्यू। तो पहली जो जॉब क्यू है वो जो भी प्रोसेस नए हैं या क्रिएट किए गए उन सब प्रोसेस को वो जॉब क्यू में रखा जाता है। उसके बाद रेडी क्यू, तो जितने भी प्रोसेस हमारे जनरेट हुए हैं क्रिएट हुए हैं जो जॉब क्यू में हैं और वो मेन मेमोरी में आ गए एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें रेडी क्यू में, या जो वेटिंग स्टेट में थे और उन्हें जो भी रिसोर्स थे वो मिल गए हैं और दोबारा से वो एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं सीपीयू के थ्रू, तो उन्हें भी हम रेडी क्यू में रखते हैं। तो दिस क्यू कीप द सेट ऑफ ऑल प्रोसेस रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी ready and waiting to execute। A new process is always put in this queue। जो भी नया प्रोसेस होगा वो भी रेडी क्यू में जाएगा।
तो डिवाइस क्यू क्या होगी, जो भी प्रोसेस ब्लॉक हो गए हैं, किस लिए ब्लॉक हो गए, या तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज की वजह से या कोई और इंटरप्शन की कंडीशन की वजह से, उनको सबको हम डिवाइस क्यू में रखते हैं। 3 टाइप की क्यू होगी, जॉब क्यू, रेडी क्यू और डिवाइस क्यू। इस ढंग से रहता है कि पहले जॉब क्यू होगी, जॉब क्यू से किस में जाएंगे, वो रेडी क्यू में जाएंगे। रेडी क्यू से सीपीयू उनको असाइन होगा। असाइन होने के बाद उनके बाद 2 ऑप्शन है, या तो उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो एग्जिट कर जाएंगे, अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं है तो वो किसी ना किसी अदर रिसोर्स की डिमांड करते हैं, तो वो वेटिंग क्यू में चले जाएंगे। इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू होगी, और वेटिंग क्यू से जब उन्हें सब जो भी रिसोर्स है वह मिल जाएंगे तो इनपुट आउटपुट मिल गया, उसके बाद वो फर्दर रेडी क्यू में चले जाएंगे। तो ये क्यूइंग डायग्राम रहता है इसका, प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूइंग डायग्राम है ये। OS कैन यूज डिफरेंट पॉलिसी टू मैनेज द ईच क्यू। इसमें फीफो होती है, राउंड रॉबिन होती है, प्रियोरिटी होती है, जो हमने 4 बताए हैं, वो चारों रहती है। एंड OS शेड्यूलर डिटरमाइन हाउ टू मूव प्रोसेस बिटवीन द रेडी एंड run queue which can only have a 1 entry per processor on the system, या core हो सकता है। नेक्स्ट है 2 स्टेट प्रोसेस मॉडल। तो 2 स्टेट प्रोसेस मॉडल में क्या होती है, 2 ही स्टेट होती हैं, पहला होती है रनिंग स्टेट और दूसरी होती है नॉट रनिंग स्टेट। तो रनिंग स्टेट कब होगी, जब कोई भी नया प्रोसीजर क्रिएट हुआ तो वो रनिंग स्टेट में एंटर कर जाएगा, और जो भी प्रोसेस रनिंग स्टेट में नहीं है उन सबको नॉट रनिंग वाली क्यू में रखा जाता है, और वो वेट करते हैं कि अपने टर्न का, जब भी उन्हें एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू असाइन होगा। ईच एंट्री इन क्यू इज ए पॉइंटर टू ए पर्टिकुलर प्रोसेस। क्यू इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई यूजिंग लिंक लिस्ट। ये आप सब जानते हैं कि क्यू को हम सबसे अच्छी तरीके से कैसे बना सकते हैं, लिंक लिस्ट के थ्रू बना सकते हैं। और डिस्पैचर का यूज़ किया जाता है, जब भी प्रोसेस इंटरप्ट होगा तो प्रोसेस ट्रांसफ़र करा जाएगा वेटिंग क्यू में। ए प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो अवॉर्ड कर दिया जाएगा, अदरवाइज या डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। और अदरवाइज इसके अलावा डिस्पैचर क्या करेगा, कोई ना कोई प्रोसेस सेलेक्ट करेगा फ्रॉम द क्यू फॉर एग्जीक्यूशन। तो इस लेक्चर में इतना ही था, जिसमें हमने डिस्कस किया सीपीयू शेड्यूलिंग को, प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू को, और 2 स्टेट प्रोसेस मॉडल को डिस्कस किया। ये 3 टॉपिक इसमें कवर किए गए। थैंक यू।